हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत में आज हम लोग जिस टॉपिक पर पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास। ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास। भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास। देखिए, भारत में भारतीय रियासत जो देसी राज्य थे यहाँ के, वो कुल मिला के थे 562। कितने देसी रियासत थे? 562। 562 देसी रियासत थे। इसमें कुछ बहुत बड़ा था और कुछ बहुत छोटा था। जैसे सबसे बड़ा रियासत अगर कोई था भारतीय रियासत तो वो था हैदराबाद, और सबसे छोटा कोई रियासत था तो बिलावरी। ठीक। हैदराबाद इतना बड़ा था क्षेत्रफल में कि यह इटली के बराबर क्षेत्रफल का था। हैदराबाद भारत का सबसे बड़ा रियासत था जिसका क्षेत्रफल इटली के क्षेत्रफल के बराबर है। और बिलवारी इतना सबसे छोटा था, यहाँ 27 लोग रहते थे और इसकी आमदनी 8 रुपया वार्षिक था। तो आप समझिए कि विभिन्न प्रकार के देसी रियासत थे, कोई बहुत बड़ा था, कोई बहुत छोटा था। जब जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था तो एक ईस्ट कंपनी के रूप में, लेकिन शीघ्र ही वह एक व्यापारिक कंपनी के रूप में अपने आप को राजनीतिक शक्ति के रूप में कन्वर्ट करने लगा। तो एक थे विलियम ली वार्नर ने एक पुस्तक लिखा। उस पुस्तक का नाम है द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया। विलियम ली वार्नर ने एक पुस्तक लिखा, उस किताब का नाम है द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया। इस किताब में उन्होंने ब्रिटिश सर्वोच्चता को, भारतीय रियासत पर ब्रिटिश सर्वोच्चता को 5 चरणों में बांटा। कितने चरणों में बांटा है? 5 चरणों में बांटा है। बात को समझिएगा। विलियम ली वार्नर नामक एक विद्वान ने एक पुस्तक लिखा। पुस्तक का नाम है द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया, और उस पुस्तक में उन्होंने ब्रिटिश सर्वोच्चता के विकास को 5 चरणों में विभाजित किया। पहला है ब्रिटिश कंपनी। पहला चरण है ब्रिटिश कंपनी की समानता की नीति। यह चरण था 1740 से लेकर 1765 तक। दूसरा था आपका घेरे की नीति। यह जो था 1765 से लेके 1813 तक था। उसके बाद है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। यह है 1813 से 1857 तक। और चौथा है अधीनस्थ संघ की स्थिति। चौथा कौन सा है? अधीनस्थ संघ की स्थिति। अधीनस्थ संघ की स्थिति। इसका समय है, अधीनस्थ संघ की स्थिति का समय है 1857 से लेके 1935 तक। और फिर है समान संघ की नीति। इसका समय है 1935 से लेके 1947 तक। विलियम ली वार्नर ने अपनी पुस्तक द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया में जो है भारतीय रियासतों के साथ जो ब्रिटिश संबंध है उसको 5 चरणों में बांटा है। पहला चरण है ब्रिटिश कंपनी की समानता की नीति। यह समय है 1740 से लेकर 1765 तक। उसके बाद है घेरे की नीति 1765 से 1813 तक। फिर है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति
1813 से 1857 तक, और अधीनस्थ संघ की स्थिति 1857 से 1935 तक, समान संघ की नीति 1935 से 1947 तक। सबसे पहले हम लोग ब्रिटिश कंपनी की समानता की नीति समझें। देखिए, इस चरण में ब्रिटिश कंपनी एक व्यापारिक कंपनी था, राजनीतिक एक शक्ति नहीं था, लेकिन उस समय एक तरह से कह सकते हैं कि कमोबेश मुगल साम्राज्य का भारत पर राज्य था। तो मुगल साम्राज्य में होते थे प्रांत, और प्रांतों के पास दो प्रकार के अधिकार होते थे, दीवानी का अधिकार होता था और निजामत का अधिकार होता था। मूलतः प्रांतों के पास या सूबा के पास या तो दीवानी का अधिकार होता था या निजामत का अधिकार होता था। दीवानी का अधिकार का अर्थ हुआ भू राजस्व वसूलना, सामान्य प्रशासन देखना, और निजामत का अधिकार का अर्थ हुआ जो पुलिस प्रशासन देखना, न्याय प्रशासन देखना। तो ये दोनों प्रकार के अधिकार जो है नवाब के पास होता था, चाहे प्रांतों के प्रमुख के पास होता था। तो सबसे पहले प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, और बक्सर का युद्ध हुआ कब? 1764 में। इस युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई, तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से 26 लाख रुपया वार्षिक पर जो है दीवानी का अधिकार अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। तो एक तरह से अगर कहा जाए तो जो मुगल प्रांत के गवर्नर होते थे, उसी प्रकार वो कंपनी की भी स्थिति हो गई कहीं ना कहीं जाके, क्योंकि अब ये भी भू राजस्व वसूलने लगे, जैसे अन्य मुगल राज्य के प्रांत के गवर्नर वसूलते थे। तो कहने का अर्थ कि कंपनी ने भारतीय रियासतों के साथ जो भारतीय प्रांत थे दूसरे प्रकार, उनसे समानता का व्यवहार किया, और इलाहाबाद की प्रथम संधि से जो दीवानी का अधिकार मिला, तो कंपनी की स्थिति भारतीय रियासतों के गवर्नर की तरह हो गई, अब वह समान हो गया। इसी को कहते हैं ब्रिटिश कंपनी की समानता की नीति। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं हो रहा होगा। उसके बाद है सेकेंड है घेरे की नीति। उसके बाद कौन है? घेरे की नीति। इसको अंग्रेजी में रिंग फेंस भी कहा जाता है, रिंग फेंस। और इस नीति को शुरू किए थे वारेन हेस्टिंग्स, जो बंगाल के गवर्नर थे। कौन शुरू किए थे? बंगाल के गवर्नर थे। जब 1765 में दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को बंगाल का मिल गया और बंगाल के नवाब से उन्होंने निजामत का जब अधिकार खरीद लिया, तो और इलाहाबाद की जो बक्सर का युद्ध हुआ था, तो 3 संयुक्त शक्ति को हराया गया था। अवध के नवाब को हराया गया था, फिर बंगाल के नवाब भी थे अबदस्त कहीं ना कहीं जाके, और तीसरा शक्ति था आपको अवध के मुगल शासक और अवध के नवाब सुजाउद्दौला। अगर इलाहाबाद की संधि में जो हुआ, अगर अंग्रेज चाहता तो उस समय अवध को भी मिला सकता था ब्रिटिश साम्राज्य में। जैसे बंगाल को उन्होंने दीवानी का अधिकार ले लिया या अप्रत्यक्ष उस पर नियंत्रण कर लिया, तो बंगाल को भी लिया जा सकता था, अवध को भी लिया जा सकता था। लेकिन अवध को जो है मिलाया नहीं गया बंगाल की तरह। कारण यह था कि बंगाल अवध की सीमा मराठा से टकराती थी, और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि मराठा से वह टक्कर ले अभी, क्योंकि अभी वह ब्रिटिश कंपनी चाहे एक राजनीतिक शक्ति तो बन गई थी, लेकिन वो शिशु अवस्था में था, और वो अब ज़्यादा जो है अपने आप को जो है सीमित उत्तरदायित्व के घेरे में रहना चाहता था। तो अवध का उपयोग इसने बफर राज के रूप में किया, मध्यस्थ राज के रूप में किया, मराठा आक्रमण से बचने के लिए। इसी नीति को जो वारेन हेस्टिंग्स चलाया था, उसको रिंग फेंस की नीति कहा जाता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि इस नीति का गवर्नर जनरल ने दृढ़तापूर्वक पालन किया। जैसे वारेन हेस्टिंग्स खुद ही जो है इस नीति से विचलन कर गया। जैसे अवध के मामलों में वारेन हेस्टिंग्स ने हस्तक्षेप किया, जैसे अवध की बेगम के मामलों में हस्तक्षेप किया, बार बार इलाहाबाद करा का क्षेत्र ले लेना, ये सब होता रहा। उसके बाद मराठा पर के मामलों में, मैसूर के मामलों में, रुहेलखंड के मामलों में, तो कहने का अर्थ जो रिंग फेंस की नीति थी, बफर स्टेट की जो नीति थी, मध्यस्थ राज की जो नीति थी, उससे वारेन हेस्टिंग्स भी विचलन कर गया। रिंग फेंस की नीति का जन्मदाता कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। लेकिन फिर भी जो है वह कह सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स खुद ही जो है अपने नीति से विचलन हुआ। उसके बाद कॉर्नवालिस भी आया। कॉर्नवालिस ने भी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा। कहीं ना कहीं मैसूर के मामले में हस्तक्षेप की नीति का पालन नहीं किया गया। रिंग फेंस की नीति का अर्थ हुआ हस्तक्षेप की नीति, कि देसी रियासत के मामले में अभी ब्रिटिश
कंपनी उतनी ताकतवर नहीं है कि हस्तक्षेप कर सके, लेकिन कॉर्नवालिस ने किया मैसूर के मामले में, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा। उसके बाद सर जॉन सॉर भी थे, इन्होंने भी जो है गवर्नर जनरल थे, इन्होंने भी जो है भारतीय रियासतों के प्रति हस्तक्षेप की नीति का पालन किया, लेकिन अवध के मामलों में इन्होंने भी हस्तक्षेप किया। तो कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि कंपनी जो दूसरे चरण में 1765 से 1813 का जो चरण था, जो वारेन हेस्टिंग्स ने जो रिंग फेंस की नीति चला, जिसको घेरे की नीति भी कहते हैं, उसमें अवध का एक बफर स्टेट की बनाया गया, चाहे मध्यस्थ राज्य बनाया गया, और अवध उस समय एक बफर स्टेट के रूप में प्रयोग किया गया, क्योंकि मराठा आक्रमण से बचना था, क्योंकि कंपनी ज़्यादा उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहता था, क्योंकि कंपनी अभी शिशु अवस्था में था, सीमित उत्तरदायित्व में वो काम करना चाहता था। और दूसरी बात, लेकिन इस नीति का कड़ाई से पालन नहीं किया गया। वारेन हेस्टिंग्स ने भी जो है अवध के ही मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, या रोहिल्लाखंड के बारे में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, मराठा के मामलों में और मैसूर के मामलों में भी हस्तक्षेप किया। कॉर्नवालिस ने भी मैसूर के मामलों में तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा, हस्तक्षेप की नीति का पालन नहीं किया। उसके बाद सर जॉन सॉर ने भी किया। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये सब गवर्नर जनरल थे, एक इंपॉर्टेंट इस समय के थे आपको लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि चला, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि चला, और इस संधि के द्वारा भारतीय राज्यों को जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है राजनीतिक और सुरक्षा के घेरे में लेना चाहा। बात को समझिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि चला, सहायक संधि की नीति लाया, और इस नीति के द्वारा वो भारतीय रियासतों को जो है राजनीतिक और सुरक्षा के घेरे में लाया, ब्रिटिश सुरक्षा के घेरे में लाया। लेकिन यह कहीं ना कहीं एक रक्षात्मक संधि थी, क्योंकि उस समय भारत पर नेपोलियन के आक्रमण का भय था, और लॉर्ड वेलेस्ली नहीं चाहता था कि भारतीय रियासत फ्रांस के प्रभाव में चले जाए, जैसे टीपू का जो मैसूर का राज था वो जा रहा था। तो इस सब कारणों से लॉर्ड वेलेस्ली ने इस समय सहायक संधि की नीति चला, जो एक प्रकार का रक्षात्मक संधि थी, और उसका उद्देश्य था जो फ्रांस के प्रभाव में से भारतीय रियासतों को बचाना और उसको अपने राजनीतिक और कंपनी के राजनीतिक और सुरक्षा के घेरे में लेना। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। उसके बाद है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। अब थर्ड है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, यह नीति जो है 1813 से लेके 1857 तक चला। देखिए 1813 के वर्ष में एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ कि मुक्त व्यापार की नीति शुरू हो गई। इंग्लैंड में मुक्त व्यापार की नीति शुरू हो गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले जो भारत के साथ व्यापार पर व्यापारिक एकाधिकार मिला हुआ था, अब व्यापारिक एकाधिकार 1813 के एक्ट में समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक जो है शक्ति बन गई। राजनीतिक अधिकार ही सिर्फ रह गया, व्यापारिक अधिकार जो एकाधिकार जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो 1813 के एक्ट में समाप्त हो गया। तो मुक्त व्यापार की नीति आ गई। ये मुक्त व्यापार यही था कि जो भारत को जो है कच्चे माल का निर्यातक बनाना, और निर्यात और कच्चे माल का निर्यातक बनाना और निर्मित वस्तु का आयातक बनाना, मतलब मैनचेस्टर और लंकाशायर में जो वस्तु निर्माण हो रही है उसके लिए भारत से कच्चा माल जाए, और वहाँ से जो कच्चा माल जो और वस्तु जो बन कर आवे वो जो है भारत को एक बाजार के रूप में उपयोग किया जाए। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश जीतना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र शामिल होना चाहिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र शामिल हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र मिलेगा तभी ना जाके आपको कच्चा माल ज़्यादा मिलेगा ब्रिटिश कंपनियों के लिए, और फिर ज़्यादा क्षेत्र रहेगा भारतीय क्षेत्र, तो ज़्यादा बड़ा बाजार मिलेगा। तो इन सब कारणों से मुक्त व्यापार की नीति चला 1813 में, और 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, और इसने आते ही घोषणा किया कि सर्वश्रेष्ठता सर्वश्रेष्ठ ही रहनी चाहिए। देखिए बात को सुनिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भारत आते ही घोषणा किया कि सर्वश्रेष्ठता सर्वश्रेष्ठ ही रहनी चाहिए, है ना। बात सर्वश्रेष्ठता सर्वश्रेष्ठ ही रहनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय रियासत जो थे वो अधीनस्थ की स्थिति में आ गए। भारतीय रियासत किसकी स्थिति में आ गया? अधीनस्थ की स्थिति में आ गया, और कंपनी क्या हो गई? सर्वश्रेष्ठ हो गई, कंपनी सर्वश्रेष्ठ हो गई। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, आपको पता ही होगा,
आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा, फिर मराठों को मिला लिया। इसने मराठों के साथ, हर मराठा क्षत्रप के साथ, जैसे सिंधिया के साथ हुआ, या भोसले के साथ हुआ, या होलकर के साथ हुआ, या बड़ौदा के गायकवाड़ हुआ, पेशवा के साथ हुआ, सबके साथ साथ इन्होंने पृथक संधि की। राजपूत राज्यों को मिला लिया गया, राजपूत राज्यों को इसने मिला लिया। इसी समय लॉर्ड ऑकलैंड भी हुए, लॉर्ड ऑकलैंड, ये भी काफ़ी जो है आक्रामक नीति चले। उसके बाद जो है विलियम वेंटिक, लॉर्ड विलियम वेंटिक, इन्होंने कुशासन के आधार पर जो है, आपको मैंने कल बताया, मैसूर पढ़ाते समय बताया था कि मैसूर को मिला लिया। विलियम वेंटिक ने मैसूर को कुशासन के आधार पर मिला लिया। लॉर्ड डलहौजी तो सबसे बड़ा साम्राज्यवादी निकला, उसने जो है व्यवकत का सिद्धांत लाया और भारतीय साम्राज्य सबसे ज़्यादा, अगर भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया तो वो लॉर्ड डलहौजी ही था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यह अधीनस्थ पृथक्करण की नीति है, और इसमें जो है विभिन्न लॉर्ड हेस्टिंग्स की भूमिका या लॉर्ड ऑकलैंड की भूमिका, एलन बरो भी थे, सिंध को मिलाया था 1843 में। तो कहीं ना कहीं सभी इसी समय के हैं। विलियम बेंटिक ने कुशासन के आरोप पर मैसूर को मिला लिया। निजाम से इसी समय बरार का क्षेत्र ले लिया गया, क्योंकि बरार जो है वो जो है कपास उत्पादक क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं अधीनस्थ पृथक्करण की नीति यही थी कि कंपनी जो है अब सर्वश्रेष्ठ हो गया और भारतीय रियासत की स्थिति जो है अब पृथक अधीनस्थ की स्थिति हो गई, सब ऑर्डिनेट की स्थिति हो गई उनकी। और इसके पीछे कारण यही था कि मुक्त व्यापार की नीति भारतीय अधिकाधिक भारतीय प्रदेशों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना, ताकि वो कच्चे माल का निर्यातक बन सके और निर्मित वस्तुओं का आयातक बन सके या बाजार बन सके। उसके बाद है अधीनस्थ संघ की स्थिति। उसके बाद है अधीनस्थ संघ की स्थिति। अधीनस्थ संघ की स्थिति जो है 1857 से लेके 1935 तक है। हुआ यह कि 1857 में विद्रोह हो गया, और विद्रोह का कारण था भारतीय रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। एक प्रमुख कारण था भारतीय रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। 1857 के विद्रोह के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कहा था कि हम इस विद्रोह के सामने तिनके की तरह उड़ जाते हैं, लेकिन भारतीय रियासतों ने हमारी मदद की। जब 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ तो 1858 के जो अधिनियम आया उसमें यह घोषणा कर दिया गया कि यह भारतीय रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। भारतीय रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा, साफ साफ घोषणा कर दिया गया। पहले भारतीय रियासत जो थे वंशानुगत आधार पर थे, लेकिन अब कह दिया गया कि नहीं, अब महारानी जो है वह जो है इनको गिफ्ट में दिया, उपहार में दिया है। ठीक, अब भारतीय रियासत को नहीं मिलाया जाएगा, साफ साफ घोषणा हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह हुआ कि जो कुशासन का आरोप लगा दिया जाता था और राजा को हटा दिया जाता था या दंडित कर, अब कहा गया कि नहीं, कुशासन के आरोप पर राज्य का विलय नहीं होगा। साफ साफ बात, कुशासन के आधार पर अब राज्य, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कुशासन का आरोप लगा के मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, तो 1858 के अधिनियम में कहा गया कि नहीं, अब कुशासन के आरोप पर ब्रिटिश किसी प्रांत, भारतीय प्रांत को, रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। अब जो है सिर्फ राजा को बदला जा सकता है, रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं होगा। ये साफ साफ इसमें आ गया था। उसके बाद 1919 का अधिनियम आया। 1919 का अधिनियम आया। उन्नीस का जो अधिनियम आया तो उसमें यह कहा गया कि अब एक नरेंद्र मंडल का गठन किया जाएगा। अब क्या किया जाएगा? एक नरेंद्र मंडल का गठन किया जाएगा। और 1921 में नरेंद्र मंडल का गठन किया गया, और इसमें 127 जो देसी रियासत शामिल हुए। 127 देसी रियासत शामिल हुए। अब एक चीज और यहां पर ध्यान रखिएगा
इस समय तेजी से भारत में जो है राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और आधुनिक साधनों का प्रयोग किया गया, जैसे सड़क का, रेलवे का, डाक तार का, ये सब का प्रयोग किया गया। और ये इसलिए किया गया कि 1876 में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिटन, उन्होंने महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित कर दिया। महारानी विक्टोरिया, लॉर्ड लिटन ने 1877 में जो है महारानी विक्टोरिया को, जो इंग्लैंड की महारानी थी, उनको भारत का महारानी घोषित कर दिया। और ब्रिटिश जो प्रभुत्व था उसका मुगल प्रभुत्व की अब समाप्ति हो गई। अब जो है ब्रिटिश प्रभुत्व का शुरुआत हो गया। बात को समझिएगा, 1877 में तत्कालीन गवर्नर जनरल ने महारानी विक्टोरिया को, जो इंग्लैंड की महारानी थी, उनको भारत की महारानी घोषित कर दिया। और इस तरीके से भारत में जो मुगल साम्राज्य का प्रभुत्व था वो समाप्त हो गया। अब ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हो गया। और इस सब कारणों से, और चूंकि संघ को मजबूत करने के लिए इसको मजबूत करने के लिए राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई और आधुनिक साधनों का विकास किया गया, जैसे सड़क हुआ, डाक हुआ, तार हुआ, रेलवे हुआ, जहाजरानी हुआ, ये सब, बैंक का हुआ, ये सब का विकास काफ़ी तेज़ी से इस समय में हुआ। ये हो गया आपका अधीनस्थ संघ की स्थिति। अब है समान संघ की नीति। अब क्या है? समान संघ की नीति। लास्ट है समान संघ की नीति। समान संघ की नीति है 1935 से लेके 1947 तक। देखिए, इसमें सबसे बड़ा चीज है कि भारतीय राष्ट्रवाद बहुत तेजी से पनप रहा था। भारतीय राष्ट्रवाद बहुत तेजी से पनप रहा था। तो अब इस राष्ट्रवाद को नियंत्रित तभी किया जा सकता था जब इसके लिए कोई प्रॉपर अधिनियम लाया जाए। तो 1935 का अधिनियम आया और उसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई। और यह अखिल भारतीय संघ की स्थापना कैसे होगी? तो ब्रिटिश प्रांत और प्लस आपका देसी रियासत और प्लस जो कमिश्नरी, 4 ब्रिटिश कमिश्नरी, इसको मिला के जो है आपका अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी। लेकिन देसी रियासतों ने अखिल भारतीय संघ में शामिल होने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसलिए एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो सकी, जो 1935 के अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रवादियों से लगातार जो है क्रिप्स मिशन के थ्रू बात किया। कैबिनेट मिशन में बात किया। क्रिप्स मिशन के बाद बेबल योजना आया था, बेबल योजना। उसके बाद कैबिनेट मिशन की द्वारा बात किया गया। भारतीय राष्ट्रवादियों से ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन के द्वारा बात किया, बेबल योजना लाया, कैबिनेट मिशन योजना लाया, लेकिन बात नहीं बना। तो अंतिम में माउंटबेटन योजना लाया गया। माउंटबेटन योजना लाया गया। इस योजना के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया और भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। और भारत जो है अब स्वतंत्र हो गया ब्रिटिश साम्राज्य से। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कुल मिला के जो भारतीय राज्य में जो देसी रियासत मिले थे वो 136 ही मिले थे। 136 ही मिले थे टोटल देसी रियासत। भारतीय जो संघ हुआ उसमें 136 देसी रियासत ही मिले। बाद में जो है वल्लभ भाई पटेल जो हमारे गृह मंत्री थे पहला, और भी केपी मेनन, इनके सहयोग से जो है भारत में और भी जो देसी रियासत थे, बाकी देसी रियासतों को मिलाया गया। तो यही है आपका देसी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास। अगर हम कुल मिला के इस निष्कर्ष पर आते हैं कि जो ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास है देसी रियासत पर, उसकी एक कोई सुसंगत नीति नहीं है। वह विभिन्न परिस्थिति, काल और काल का परिणाम था और समय को ध्यान में रखते हुए वह जो है नीति में परिवर्तन होता रहा, विचलन होता रहा। कोई भी नीति हम यह नहीं देख रहे हैं कि बहुत ही कठोरतापूर्वक
पालन किया जा रहा है। इस प्रकार से आपका यह टॉपिक अब समाप्त हो गया। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, आपकी दिक्कत को जरूर दूर किया जाएगा। लेकिन पढ़ाने का मेरा जो तरीका है वो बहुत सरल है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो टॉपिक है ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी उपयोगी है, मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, वैकल्पिक विषय इतिहास से भी जो कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं और सामान्य अध्ययन जो मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए उपयोगी है। इस प्रकार ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ और एक दो पॉइंट मैं चाह रहा हूं कि आपको और क्लियर कर दूं। देखिए, मैसूर का पिता, आधुनिक मैसूर का पिता किनको कहा जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। आधुनिक मैसूर का पिता किसको कहा जाता है? एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। लेकिन शेर ए मैसूर किसको कहा जाता है? तो शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। हमने कल टीपू सुल्तान का हरदनहल्ली बता दिया था जन्म, देवनहल्ली होगा, ठीक, देवनहल्ली। टीपू सुल्तान का जन्म कहाँ हुआ था? देवनहल्ली में हुआ था। कल गलती से हरदनहल्ली मैंने बोल दिया था, वही थोड़ा सोच रहे थे कि सुधार करवा दे। बाकी वही है, उसमें बाकी फैक्ट्स सब सेम है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, बंगाल मुगल प्रांत का सबसे धनी सूबा था और बंगाल से जो यूरोप में व्यापार होता था वो मूलतः होता था रेशम वस्त्र, सूती वस्त्र, चीनी और सोरा। बंगाल से मूलतः जो है रेशम वस्त्र का निर्यात होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, सूती वस्त्र का निर्यात करती थी, चीनी का निर्यात करती थी और सोरा का निर्यात करती थी। सोरा के लिए बिहार जो है काफ़ी उपयोगी था। यह सब चर्चा हो चुका है, फिर भी मैं एक दो फैक्ट्स आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो रहा है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, सभी के लिए यह समान रूप से उपयोगी है। ठीक है, धन्यवाद।